तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में Z5 पे रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज का नाम है छल कपट और इस कहानी में आपको हर मोड़ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है SP देविका को दिखाते हुए, जो कि अभी अभी बुरहानपुर मध्य प्रदेश लालबाग पुलिस स्टेशन ट्रांसफर होती है। तभी उसे विक्रम चंडेल नाम के आदमी का फोन आता है जो बताता है कि एक मर्डर हुआ है। दूसरी तरफ बाकी ऑफिसर्स भी सोच रहे होते हैं कि इतनी कम उम्र में ये SP कैसे बन गई। तो रुपेश बताता है कि सुना है पहले वो राजस्थान में थी और वहां उसे जल्दी जल्दी प्रमोशन मिला और उन्हीं के बातों से पता चलता है कि देविका ने हाल ही में अपने पति को खोया है और इसीलिए वो ट्रांसफर लेकर यहाँ आ गई है। खैर वो लोग तुरंत जल्दी जल्दी बताए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं जहाँ से उन्हें कॉल आया था, जहाँ मर्डर हुआ। वो शादी का घर है, वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है और सामने एक तालाब है। ये देखकर देविका रुपेश से कहती है तालाब की छानबीन करवाओ, हो सकता है विक्टिम की कोई भी चीज या शायद मोबाइल अंदर मिल जाए। लेकिन जिस लड़की की बॉडी मिली उसका मोबाइल तो झाड़ियों के बीच में ही गिरा हुआ था जिसे कोई उठा लेता है। देविका वहाँ पर मिट्टी में फुटप्रिंट्स को नोटिस करती है और इसके बाद वो पूरे परिवार वालों को लेकर बैठती है और पूछती है कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया और ये शादी का घर है, इतनी चहल पहल होगी तो किसी ने कुछ देखा नहीं। विक्रम बोलता है रूपाली ने सबसे पहले शालू के बॉडी को देखा तालाब में फ्लोट करते हुए। रूपाली दुल्हन अलीशा की दादी की नर्स है। कहानी जाती है 2 दिन पहले, जहाँ हम अलीशा जो कि दुल्हन है जिसकी शादी होने वाली है और उसके 3 दोस्त शालू, ईरा और महक जो कि विक्रम की बीवी भी है, वो सभी लोग बैचलरेट पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रात के 2 बज जाते हैं तो वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग दारू के हैंगओवर में जागते हैं और आज वहाँ पर दूल्हे जुगल की फैमिली भी आने वाली थी। ईरा यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन करने वाली है। ईरा को देखते हैं और उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वो शालू को नापसंद करती है। पहले वो और शालू अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब उन दोनों के रिलेशन में करवाहट आ गई है। ईरा यहाँ तक कह देती है कि शालू के पास ना कोई रियल जॉब है ना कोई रियल लाइफ। ये सब कुछ शालू वॉशरूम से सुन लेती है और बाहर आकर उसी पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरा कोई रियल जॉब नहीं है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये कोई मजाक नहीं है। मेरे पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? ईरा कहती है मेरे पास माँ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती। अलीशा जो कि दुल्हन है वो अपने दोस्तों को झगड़ा करते हुए देखकर परेशान हो गई थी और उनसे वादा करने को बोलती है कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे। अब कुछ समय के बाद जुगल मतलब कि जो दूल्हा है वो और उसका परिवार पहुंच जाता है और अलीशा और उसकी फैमिली उनका वेलकम करते हैं। तभी अचानक शालू स्पीकर्स लेकर पहुंच जाती है गाना बजाते हुए, लेकिन जुगल की माँ शालू से कहती है गाना बंद करो और घर पे कुछ काम करो, जिससे कि शालू थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि वो तो बस एंजॉय ही कर रही थी। ईरा कह देती है कि आप चिंता मत करिए, मैं सारी अरेंजमेंट कर दूंगी। शाम के समय अलीशा अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो चाहती है कि शालू उसे शादी के मंडप तक लेकर चले। ये सुनकर उसके बाकी दोनों दोस्त महक और ईरा काफी जलन महसूस करते हैं क्योंकि उन चारों दोस्तों में सिर्फ शालू ही है जो थोड़ी गरीब है, बाकी तीनों अमीर हैं और क्लास के डिफरेंस के वजह से वो दोनों शालू को पसंद नहीं करते। प्रेजेंट में देविका सभी से पूछती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि शालू ने खुद को खत्म कर लिया। तो रोहन जो भी उन लोगों का दोस्त है वो कहता है कि शालू डिप्रेस थी, उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। ईरा उस पर चिल्लाती है कि शालू ने तुमसे ये सब कहा था क्या कि वो डिप्रेस्ड है? झूठ मत बोला करो, और तुम्हें तो किसी ने शादी में बुलाया भी नहीं था, तुम यहाँ आए क्यों हो? तो रोहन बोलता है कि शालू ने ही मुझे इनवाइट किया था। देखते हैं कि रोहन और अलीशा एक दूसरे को पसंद क्या करते थे। वो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन अलीशा रोहन से शादी नहीं कर रही। रोहन अलीशा से कह देता है कि उसके साथ भाग चलने, लेकिन अलीशा ऐसा नहीं करना चाहती और उसे कहती है 2 हफ्ते में मेरी शादी है, तब तक तुम्हारे पास अगर कुछ प्लान है तो वो करो, वरना मेरी शादी में आ जाना। इधर विक्रम देविका से कहता है जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करिए, या तो शालू ने खुद को मारा है या फिर ये कोई एक्सीडेंट है। देविका मुस्कुराती और कहती ऐसा लगता है यह हादसा आपकी आंखों के सामने हुआ, आपको तो सब कुछ पता है। वो जाने लगती है और ईरा उन्हें बताती है कि उसकी 7 साल की बच्ची है पीहू, उसे हार्ट प्रॉब्लम है, उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसलिए उसे भी घर जाना है। मगर देविका देखती है कि ईरा उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही थी और उसे कहती है जब तक शादी नहीं होती तब तक आपको रुकना तो पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए तो आप लोग रेडी होकर आई थे, तो थोड़ा सा ठहर जाइए। इधर हम सपन को देखते हैं जो कि शालू का असिस्टेंट है और वो किसी कागज को देख रहा था और कुछ समय के बाद पुलिस को पता चलता है कि सपन गायब हो चुका है। लेकिन जैसे ही देविका शालू के कमरे के पास जाती है चेक करने तो उसे कमरे के बाहर सपन मिलता है, जिसे देखकर देविका को उस पर शक हो रहा था। अब देविका के नजरों में 9 सस्पेक्ट हैं। देविका शालू के कमरे में जाती है और उसे वहां पर एक दवाई और उसका लैपटॉप मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। रुपेश देविका को बताता है कि शालू बुरहानपुर के ही रहने वाली है और वो एक इन्फ्लुएंसर है। देविका शालू के वीडियोस देखती है और हाल ही के कुछ वीडियोस में वो थोड़ी सी दुखी लग रही थी।
कहने लगती है कि दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता, दोस्त भी नहीं। सोचती है क्या ऐसे दोस्तों के बीच रहना जरूरी है क्या, जो आपकी इज्जत ना करे। इससे तो अच्छा है कि खुद को आजाद कर लेना चाहिए। मगर देविका को लग रहा था कि ये सब कुछ इतना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। वो रुपेश से कहती है ये जरूर मर्डर है, इसलिए अच्छे से जांच करनी होगी। कहती है मोबाइल की जांच करिए और मेडिकल ऑफिसर से पूछिए कि मौत एक की हुई है या दो की। रुपेश सिर खुजलाने लगता है कि इसका मतलब क्या है। वो बाहर आती है तो जुगल को देखती है जो अपनी माँ पर चिल्ला रहा था और उनसे कहने लगता है कि आपको उस वक्त शालू पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो भी सबके सामने। देविका वहां से चली जाती है लेकिन उन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि शालू के कमरे से थोड़ा दूर ही रहिएगा। जुगल की माँ पूछती है हम लोग यहाँ पर कैदी बन के कब तक रहेंगे। देविका पूछती है कि अगर शालू की जगह आपकी बेटी होती तब भी ऐसे ही पूछते क्या। जुगल अपनी माँ को रोकता है और देविका से कहता है आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, हम लोग कोऑपरेट करेंगे। देविका उनको बता देती है कि उनको फिलहाल बहुत सारे क्लूज मिले हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे शालू का मर्डर हुआ है। विक्रम जिसके पापा मिनिस्टर रह चुके थे और वो खुद एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसे डर लग रहा है कि कहीं इस मर्डर के बारे में मीडिया को ना पता चल जाए, नहीं तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इधर रोहन अलीशा से मिलने आता है मगर अलीशा उस पर चिल्लाने लगती है कि पुलिस के सामने तुमने झूठ क्यों बोला कि शालू डिप्रेस थी, और कहती है कि शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था और अगर शालू डिप्रेस होती तो सबसे पहले मुझे बताती। फाइनली उसकी लाइफ ट्रैक पे आ गई थी, वो अपने लाइफ में खुश थी और अगर तुमने फिर से शालू के बारे में बकवास की तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने ही उसे मारा है। फ्लैशबैक देखते हैं रोहन जो कि एक फोटोग्राफर है, वो अपने मॉडल्स के साथ बात करता है, उन्हें पोज करना सिखाता है, लेकिन इस बारे में जब अलीशा को पता चला तो उसे लगने लगता है कि रोहन का किसी के साथ चक्कर चल रहा है और शालू भी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें उस मॉडल के साथ देखा था, तुम उसे हग कर रहे थे। रोहन कहता है कि तुम्हारी गांव वाली सोच तुम्हें हर चीज में गलत ही लगेगा, मैं बस उस लड़की को पोज करना सिखा रहा था। गुस्से में वो शालू का गर्दन पकड़ लेता है और इसीलिए अलीशा को अभी ऐसा लग रहा था कि शायद रोहन भी हो सकता है जिसके वजह से शालू ने अपनी जान ली। रोहन अलीशा को समझाने की कोशिश करता है कि उस दिन के लिए मैंने शालू से माफी भी मांग ली है और इसलिए मुझे उसने बताया कि तुम्हारी शादी यहाँ होने वाली है और मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया था, मेरा और कोई इरादा नहीं है। जुगल वहां आता है और रोहन से कहता है जाने के लिए और उसे कह देता है अलीशा से दूर रहना। जुगल अलीशा को समझाता है जो काफी रो रही थी, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और रोहन के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो यहाँ क्यों आया है और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में देविका रात भर इस केस पर काम करती है। इधर पूरा परिवार डिनर कर रहा था और अलीशा की माँ और उसका भाई विक्रम सभी लोग यही कह रहे थे कि कब ये केस सॉल्व होगा और वो लोग फ्री होंगे। अलीशा ये सबसे गुस्सा हो जाती है क्योंकि शालू उसकी दोस्त थी और सभी लोग इससे फ्री होना चाहते हैं। वो अपने पूरे परिवार पे चिल्लाती है कि उन लोगों ने शालू के साथ बहुत बुरा किया, वो भी बस इसीलिए क्योंकि वो उन लोगों की तरह अमीर नहीं है। दिन भर बस सभी लोग शालू को बुरा भला बोलते रहते थे। ईरा महक से रिक्वेस्ट करती है कि अपने कॉन्टेक्ट से बात करके इसे तुरंत खत्म करो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। महक कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि विक्रम ने मना कर दिया है। तभी वहाँ पीहू आ जाती है और महक के गर्दन पे एक निशान देखती है। इधर रोहन को शालू का फोन मिल गया था और अलीशा ये देख लेती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारे पास शालू का फोन क्या कर रहा है। देविका को रुपेश आकर बताता है कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा था, शालू प्रेग्नेंट थी। अलीशा रोहन से पूछती है कि आखिर तुम शालू का फोन लेकर क्या कर रहे थे। रोहन कहता है मैं बस मैसेजेस डिलीट कर रहा था क्योंकि मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया था, मैं यहाँ बस शादी में आना चाहता था ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं, मुझे यह मैसेज डिलीट करना पड़ेगा वरना पुलिस मुझ पर शक करेगी। और उसे अभी भी यही लगता है कि अलीशा को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अलीशा से अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। उन दोनों को बातें करते हुए जुगल देख रहा था। खैर यहाँ देविका सोच रही होती है शालू जिसे स्विमिंग नहीं आती आखिर वो तालाब में जाएगी क्यों, और उसके प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता नहीं था कैसे, ये तो बहुत अजीब है। तभी उसे विक्रम का कॉल आता है जो गुस्सा था, कह रहा होता है कि आखिर इस मर्डर केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीडिया में कैसे आ गई। वो देविका से कहता है ये सब रोकने के लिए। देविका रुपेश से कहती है प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है तो मैजिस्ट्रेट से कहकर इंट्रोगेशन की परमिशन ले आइए और साइबर सेल से कहिए ये जो ऑनलाइन जो कुछ भी चल रहा है उसे बंद करवाने। घर पे आकर वो सोशल मीडिया पर शालू के प्रोफाइल को देखने लगती है और जुगल भी उसका दोस्त था, ये देखकर उसे हैरानी होती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में रुपेश बताता है कि 1 घंटे के अंदर साइबर सेल पता लगा लेगी कि मीडिया में किसने इन्फॉर्मेशन लीक किया और शालू के फोन का भी लोकेशन डिटेक्ट हो गया है, फोन तो उसी घर पे है। देविका सोशल मीडिया पे एक फोटो के बारे में बात कर रही थी, कहती है कि उस फोटो में शालू प्रेग्नेंट है और बैकग्राउंड में कोई तो है जो साफ नजर नहीं आ रहा। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो बताती है कि शालू के रिपोर्ट्स आ गए
हैं। उसके शरीर में भारी मात्रा में मेडिसिन पाए गए हैं। शायद हो सकता है वो एबॉर्शन करवाने के लिए पिल्स ले रही हो। वो तुरंत विक्रम के घर पहुंचती है और परिवार से कहती है आप लोगों से बात करनी है, मगर वो नोटिस करती है कि सपन वहाँ पे नहीं था। बाहर विक्रम उसे बताता है कि सपन शालू का असिस्टेंट था, लेकिन हम में से कोई भी उसे अच्छे से जानता नहीं था। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। देविका कह देती है कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम लोग पता लगा लेंगे कौन कितना पानी में है। इसके बाद वो इंट्रोगेशन के लिए सबसे पहले अलीशा को बुलाती है और कहती है कि उसे ही शालू का फोन मिला था और फोन में देखकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने दोस्त को जानती भी नहीं। अलीशा की दादी को बुलाया जाता है, लेकिन वो तो एक संदूक के बारे में बात करते रहती है। दरअसल उसे डायमेंशिया है, मतलब भूलने की बीमारी। विक्रम की माँ आती है और कहती है कि जुगल और उसकी मां नूतन को इन सब से दूर ही रखिए, वो तो शालू को जानते तक नहीं। महक के गले में जो निशान था देविका उसे नोटिस कर लेती है। पूछती है किसने किया। महक कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। देविका हंसती है और पूछती है आपको पता है कि आपकी दोस्त प्रेग्नेंट थी। महक शॉक्ड हो जाती है, कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि शालू को तो बच्चे पसंद ही नहीं थे। वो मुझे हमेशा समझाती थी कि मेरे बच्चे नहीं हुए तो मुझे उदास नहीं होना चाहिए, बच्चा करना ही सब कुछ थोड़ी होता है, इसलिए उसका प्रेग्नेंट होना थोड़ा अजीब है। ईरा बोलती है कि शालू के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, उसका हर लड़के के साथ चक्कर चलता था, हो सकता है उसी में से ही किसी ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया हो। खैर सभी से पूछताछ होने के बाद बाहर में वो पीहू से मिलती है, जिससे बात करके वो उस दिन को याद करती है जब वो प्रेग्नेंट थी। बाहर वो विक्रम से बात करती है और उसे पूछती है आपको किसी पर शक है जो शालू को मार सकता है। वो हैरान था कि शालू का मर्डर नहीं हो सकता। तभी रूपेश वारंट लेकर देविका को देता है और विक्रम नोटिस करता है कि देविका की घड़ी रुकी हुई थी, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी स्पेशल समय को बांध के रखना चाहती हूँ और कहती है कि घर में सभी को अपना ब्लड सैंपल देना होगा क्योंकि शालू प्रेग्नेंट थी। वो जुगल से मिलती है और जुगल कहने लगता है कि मैं तो यहाँ आकर ही शालू से मिला, लेकिन देविका जानती है कि जुगल शालू को 1 साल पहले से जानता है और वो उसे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा था, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम भी अपना ब्लड सैंपल दोगे और अपना स्टेटमेंट भी। उसके बाद वो घर के नौकर गोवर्धन से बात करती है। गोवर्धन कहता है कि उस रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। वो बताने लगता है और हम फ्लैशबैक देखते हैं। शालू अलीशा से कहती है कि अगर तुझे ये शादी नहीं करनी तो मत कर, तो बाकी दोस्त शालू पे भड़क पड़ते हैं और उसे समझाते हैं कि आज के समय तो ऐसी बातें मत कर, तू अपनी हद पार कर रही है। सभी लोग शालू पे गुस्सा हो जाते हैं। शालू गुस्से में महक से कह देती है कि 2 साल में तेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ, अब तो भगवान ने भी इशारा कर दिया है कि तू माँ नहीं बन सकती। महक गुस्सा हो जाती है और उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। नाराज होकर शालू वहाँ से चली जाती है। फिर उसके और उसके असिस्टेंट सपन के बीच में भी झगड़ा होता है। फिर गोवर्धन को भी बाकी लोगों की तरह खबर मिली कि शालू मर चुकी है। फिर उन्हें सपन का पता चल जाता है और वो लोग सपन को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आते हैं, इंट्रोगेट करते हैं और वो सपन ही था जिसने शालू के मर्डर के बारे में सोशल मीडिया में डाला, लेकिन उसने शालू का खून नहीं किया। वो तो शालू से प्यार करता था और उस रात उसने शालू को प्रपोज भी किया था। देविका कहती है मगर वो तुम पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए उसने तुम्हें काम से निकाल दिया। तभी अचानक सपन की तबीयत खराब होने लगती है। इधर विक्रम अलीशा को आकर बताता है कि पुलिस ने बताया कि शालू का किसी ने मर्डर किया है। तो वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और ईरा तो कहने लगती है कि शालू तो 1 नंबर की बेवकूफ लड़की है और बहुत एग्रेसिव भी, हो सकता है कि उसके और सपन के बीच में कुछ हुआ हो। अगली सुबह रूपेश पुलिस की टीम को लेकर पहुंच जाता है घर की छानबीन करने, जिसके लिए पूरे परिवार को ब्रेकफास्ट छोड़कर घर के बाहर जाना पड़ता है। देविका अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देती है कि शालू को मारा गया है, ये मर्डर है और उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें शालू कैफे में होती है और उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। इधर पुलिस छानबीन करने के बाद चली जाती है और रुपेश बता देता है कि सपन के रूम में खून के ट्रेसेस मिले हैं। इधर कैफे में जिसके साथ शालू का झगड़ा हुआ था वो रोहन था, इसलिए रोहन को इंट्रोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसी का फिंगरप्रिंट शालू के फोन पर भी मिला था और ब्लड सैंपल देने से भी वो मना कर देता है और बोलने लगता है कि उस दिन वो कैफे में शालू से मिलने गया था। वो बस उसे रिक्वेस्ट कर रहा था अलीशा को समझाने के लिए ताकि वो ये शादी तोड़ दे, लेकिन शालू ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि रोहन तो फालतू इंसान है। इसके बाद वो एंगेजमेंट की फुटेज देख रही होती है और कांस्टेबल आकर बताने लगती है कि पता चला है सपन को एस्थमा है और बोलने लगती है कि एक औरत अपने अंदर इतना कुछ छुपा सकती है और दुनिया के सामने खुश होने का नाटक करती है, लेकिन शालू असल में कितनी ज्यादा डिप्रेस थी। आखिर कोई अपने 2 महीने के बच्चे को क्यों गिराना चाहेगा।
वो बाहर आती है तो उसे अलीशा की दादी मिलती है जिसे भूलने की बीमारी है और कहने लगती है कि चुटकी को ठंड लग रही थी। फिर वो अलीशा से मिलती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। कहती है ये वीडियो वायरल हुआ है, लगता है रोहन के कहने पर तुम शालू के फोन को छुपा के रखी थी। लास्ट रोहन से कब मिली थी तुम? तो वो कहती है 2 हफ्ते पहले। देविका पूछती है क्या रोहन और शालू के बीच कुछ था क्या? अलीशा कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। जब वो जाने लगती है तो विक्रम उसे डिनर पे इन्वाइट करता है, कहता है आने की कोशिश करने ताकि फ्यूचर में वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकें। जुगल को लग रहा था कि अभी भी रोहन और अलीशा के बीच में कुछ तो है, लेकिन अलीशा क्लियर कर देती है कि वो और रोहन चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, इसीलिए वो लोग रिलेशनशिप में थे, मगर अब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पुलिस स्टेशन में गोवर्धन कुछ और डिटेल्स बताने के लिए आता है। कहता है कि एंगेजमेंट पार्टी में पीहू शालू के लिए रबड़ी लेकर आई थी जो शालू खाई भी थी और गोवर्धन शालू के लिए ड्रिंक लेकर जा रहा था, लेकिन सपन ने उस ड्रिंक को पी लिया जिसमें कि एक तरह का ड्रग्स मिला हुआ था। वही ड्रग उसके खून में मिला। देविका को लगने लगता है कि शायद वो ड्रिंक शालू के लिए था, मगर सपन ने वो ड्रिंक पी लिया, मतलब उस रात कोई तो था जो ड्रग्स देकर शालू का फायदा उठाना चाहता था। वो सपन से फिर से पूछताछ करती है, लेकिन वो कबूल करता है कि वो सच में शालू से प्यार करता था और उस रात वो उसे प्रपोज करना चाहता था, इसीलिए उसे दारू की जरूरत थी। इसीलिए गोवर्धन जो ड्रिंक लेकर आया था वो पी गया और उसी ड्रिंक को पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे। फिर वो कहने लगता है कि पार्टी में एक लड़की थी, मैं उसे पहचानता नहीं था। देविका डॉक्टर से कंफर्म करती है कि विक्टिम के बॉडी पर डिफेंसिव वुंड्स थे, 3 नाखून टूटे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। और राइट हैंड में नाखून के अंदर फीमेल स्किन के टिश्यूज मिले हैं, जरूर ये मर्डरर का है। मगर देविका सोचती है कि उसे जो तालाब के पास में फुटप्रिंट देखने को मिला वो तो किसी मेल का है जिसके पैर का साइज 9 या 10 हो। फिर कुछ समय के बाद एक हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर कुरैशी को बुलाया जाता है। देविका उनसे मदद मांगती है, कहती है कि ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हमें जो विटनेस मिला है उसकी यादें थोड़ी धुंधली है। आपकी मदद से अगर वो हमें कुछ बता पाए तो इस केस में हेल्प हो जाएगी। लेकिन हिप्नोसिस के बाद भी उन्हें सपन की तरफ से कुछ भी ठोस जानने का मौका नहीं मिलता। खैर, इसके बाद देविका और रुपेश केस के बारे में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि उन्हें ब्लड सैंपल्स का रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि 2 सैंपल्स की रिपोर्ट बिल्कुल सेम है, जैसे कि वो दोनों किसी एक ही इंसान की हो। मतलब ये हुआ कि घर में कोई है जिसने अपना ब्लड सैंपल नहीं दिया। फिर वो घर पे आती है और कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है और उसे एक बैंक स्टेटमेंट देखने को मिलता है जिसने किसी ने शालू को 2 लाख ट्रांसफर किए थे। अगली सुबह अलीशा और उसका परिवार सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें कोर्ट मैरिज के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी रुपेश आता है और जुगल, ईरा और महक को पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है और उनका डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। फिर सभी से पूछताछ होती है और देविका महक से पूछती है कि तुम्हें सबसे पहले पता था कि शालू प्रेग्नेंट थी, और वो दोनों से पूछती है कि आखिर तुम दोनों शालू को नापसंद क्यों करती थी। ईरा कहती है क्योंकि उसके वजह से मेरी बेटी की जान जाते जाते बच गई। ईरा वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी बेटी बेहोश हो गई थी। खैर, वो जुगल से पूछताछ करती है और उसे पूछती है कि तुम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शालू को मैसेज करते थे, कहीं उसके प्रेगनेंसी के वजह तुम तो नहीं। जुगल कहता है मैं बस उसे फॉलो और मैसेज इसलिए करता था क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। कहता है कि उसने एक नया स्टार्टअप शुरू किया था, इसीलिए वो शालू के साथ कुछ प्रमोशनल वीडियो शूट करना चाहता था, इसीलिए वो उसे मैसेज करता था ताकि उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे। और देविका को जो बैंक स्टेटमेंट देखने को मिला वो तो बस शालू को पेमेंट कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि जुगल लैब वालों को रिश्वत देकर अपना सैंपल बदलवाने की कोशिश कर रहा था। देविका सपन से पूछती है कि तुम्हें याद आया वो औरत कौन थी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। कितने में रुपेश बताता है कि ईरा अपनी बेटी के पास जाने के बहाने अलीशा के घर से ही भाग गई है। वो लोग अलीशा से बोलते हैं ईरा के घर का एड्रेस देने। फिर एक लॉयर पहुंचता है जो जुगल को रिप्रेजेंट करता है। जब वो लोग देविका से बात कर रहे थे तो जुगल कहने लगता है ईरा अगर चली गई है तो उसे जाने ही दीजिए, उसकी बेटी बीमार है, इन सब के चक्कर में वो सफर कर रही है। खैर, अब शाम हो जाती है और देविका जुगल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली और विक्रम से कहती है कि आप अलीशा और महक को ले जा सकते हैं। और विक्रम से कहती है कि आपको फिर से ब्लड सैंपल देना होगा और इस बार सैंपल 2-3 से ज्यादा लैब में भिजवाए जाएंगे ताकि पहले की तरह गड़बड़ी ना हो। इसके बाद वो जुगल के अलावा सभी को जाने देती है। कुछ समय के बाद रुपेश कॉल करके बताता है कि ईरा के हस्बैंड का फोन ऑन हुआ है लेकिन अभी भी कोई फोन नहीं उठा रहा। वो रुपेश से कहती है फोन का लोकेशन ट्रेस करवाइए, मैं तुरंत आ रही हूँ। लेकिन जैसी वो निकलने वाली थी ईरा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। कन्फेस करती है कि उसी ने शालू को मारा
मारा। इंट्रोगेशन के वक्त वो बताने लगती है कि मेरे पति संजय को छोड़ दीजिए, वो मेरी बेटी को ले जा रहा है सर्जरी के लिए। आखिरकार उसकी बेटी को डोनर मिल गया। देविका पूछती है कि आपने शालू को क्यों मारा, तो वो बताने लगती है क्योंकि वो थी ही उसी लायक। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपने फॉलोअर से बात करके मेरी बेटी के लिए डोनर ढूंढेगी। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरी बेटी की हालत और खराब हो गई और मेरी बेटी का नाम इस्तेमाल करके शालू अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही थी। और ऐसे लोगों को दोस्त बोलते हैं, दोस्त के नाम पे कलंक है। देविका बोलती है शालू को प्रेग्नेंट किसने किया। ईरा कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने मेरी बेटी की जान खतरे में डाली। देविका पूछती है पैसों की तंगी के बावजूद तुम अपनी बेटी की सर्जरी करा रही हो, कैसे हो गया सब कुछ अरेंज, वो भी अचानक। तो वो कहती है विक्रम और महक ने हमारी बहुत मदद की है, वही करवा रहे हैं सब। लेकिन कहीं ना कहीं देविका को ईरा पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसी ने शालू को मारा है। इधर घर पे विक्रम पैकिंग कर रहा था कि उसकी पत्नी कहती है आधा घंटा रुक जाते हैं, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो विक्रम उसे चांटा लगा देता है। इधर पुलिस विक्रम को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट से पता चला शालू के पेट में विक्रम का बच्चा था। लेकिन विक्रम तो घर से भाग चुका था। जुगल से देवी जानना चाहती है कि आखिर उसने विक्रम को अपनी गाड़ी क्यों दी, वो विक्रम को भागने में मदद क्यों कर रहा है। विक्रम ने ही शालू को मारा है और जुगल ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। जुगल बस यहाँ वहाँ की बातें करते रहता है। देविका अपने सीनियर से परमिशन मांगती है विक्रम का नाम एफआईआर में ऐड करने के लिए, और शालू के नाखून के अंदर जो फीमेल डीएनए के ट्रेसेस मिले उसके बारे में रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तब स्टोरी और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। अब वो ईरा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ और कौन था, किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम्हें तो ड्रग्स के बारे में भी नहीं पता जो शालू को दिया गया, इसलिए तुमने खून नहीं किया है। शालू विक्रम से प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर ईरा हैरान थी। अब आखिर में विक्रम और महक को ढूंढ लिया जाता है और उन्हें वापस घर लाया जाता है। फिर वो देखती है कि महक गर्दन पर निशान को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो विक्रम को इंट्रोगेट करती है, उसे पूछती है आखिर हुआ क्या था। तो विक्रम कहने लगता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो म्यूचुअल था, मैंने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की। देविका कहती है कन्फेस कर लेने। फिर वो महक से पूछताछ करती है और उसके चेहरे पर निशान देकर पूछती है कि विक्रम ने फिर से तुम पर हाथ उठाया, लेकिन महक तो बस अपने पति का ही बचाव करती है। देविका कहती है कि जो चेहरे पर निशान है उसे बस मेकअप से ढकती रहोगी या फिर इसे हमेशा के लिए रोकोगी। फिर उसे रुपेश का कॉल आता है और वो तुरंत विक्रम से बात करने जाती है। विक्रम पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस में कहने लगता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन देविका बताती है कि जिस रात मर्डर हुआ था महक के कपड़े आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा दिए थे, लेकिन ड्राई क्लीनिंग होने से पहले हमने उस कपड़े को कलेक्ट कर लिया था और उसमें से हमें महक का डीएनए मिला, जो शालू के नाखून के नीचे जो फीमेल टिश्यू है उससे मिलते हैं। हाँ जरूर आपसे जुड़े हुए हमें कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड हैं। महक तो जेल जाएगी ही, लेकिन एक पॉलिटिशियन अगर मर्डर से कनेक्टेड हो तो उसकी भी क्या इज्जत रह जाएगी। वो रुपेश को जाने को बोलती है और उसके बाद देविका विक्रम से उसी के भाषा में बात करती है। कहने लगती है कि मैं आपको इस सब से बचा सकती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। विक्रम उसकी बातों में आ जाता है और उनके बीच में एक डील होती है कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन महक को वहाँ बुलाया जाता है और वो विक्रम पे चिल्लाने लगती है और वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रखती है जिसमें विक्रम कबूल कर रहा था कि वो लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि शालू का मर्डर नहीं हुआ। विक्रम गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब वो फंस चुका था। विक्रम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और महक वहीं रोने लगती है। देविका को महक पे काफी तरस आ रहा था क्योंकि महक तो बस विक्रम के इशारों पे नाच रही थी, लेकिन अब वो भी जेल जरूर जाएगी और उसे कहती है उस रात क्या हुआ तुम बता सकती हो। तब वो बताने लगती है कि बैचलरेट पार्टी की रात शालू ड्रिंक नहीं कर रही थी, तभी उसे लगने लगा कि शालू प्रेग्नेंट है। पार्टी करने में काफी लेट हो गई थी तो विक्रम ने महक पर हाथ भी उठाया। उसके फेस में स्वेलिंग थी, इसलिए जब वो किचन में जा रही थी तभी उसने देखा विक्रम को शालू के साथ। तभी उसे पता चला कि शालू प्रेग्नेंट है और उसके पेट में विक्रम का बच्चा है और आज नहीं तो कल शालू महक की जगह ले लेगी क्योंकि महक मां नहीं बन सकती। फिर एंगेजमेंट पार्टी वाली रात महक और शालू के बीच में झगड़ा बढ़ते जा रहा था, इसीलिए महक अलीशा के दादी के डायमेंशिया वाले जितने भी दवाई हैं उसका पाउडर करके वो रबड़ी में मिलाकर पीहू के हाथों से शालू को भिजवा देती है, जिसके बाद शालू अपने होश में नहीं थी। उसका सपन के साथ झगड़ा भी हुआ था और उसका फोन वहीं तालाब के पास में गिर गया था जब वो अपना फोटो लेने वाली थी। फिर वहां पर महक आती है और उसके और शालू के बीच में झगड़ा होता है। महक कहती है कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती, विक्रम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
शालू कहती है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी महक शालू को पानी में धक्का दे देती है और गिरते वक्त शालू अपना हाथ आगे बढ़ाती है जिससे कि वो महक के गर्दन में स्क्रैच कर लेती है और उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो वो पानी में डूबने लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर वहाँ विक्रम आता है और उसी का फुटप्रिंट तालाब के पास में मिला था। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके विक्रम से कहती है कि अगर मैं इन सब में फंसी तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। खैर अब ये केस फाइनली सॉल्व हो गया था। एक फ्लैशबैक देखते हैं, देविका अपने पति के साथ होती है और अपने प्रमोशन के फर्स्ट सैलरी से वो अपने पति के लिए घड़ी खरीदती है, लेकिन उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आता और उसके पति के बीच रिश्ता दिन पर दिन कड़वा होते जा रहा था। देविका का मिसकैरेज हो जाता है और उस पर भी उसका पति उसे ताना मारते ही रहता है, कहता है कि शायद तुम अच्छी माँ बनने के लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम माँ नहीं बन रही। एक रात वो ड्राइव कर रही थी तो उसका पति उसे ताना मारते ही जा रहा था, इसलिए गुस्से में वो गाड़ी को तेजी से भगाती है और उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में देविका बच जाती है, मगर वो अपने पति को वहीं मरता हुआ छोड़ देती है। और इसी के साथ छल कपट द डिसेप्शन सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।